गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम मध्य प्रदेश के जीके के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश की नदियों के विषय में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में नर्मदा, चंबल, ताप्ती और सोन नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे की नदियों को विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, अगली नदी है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। इसका अन्य नाम दोस्तों बेत्रवती है। क्या नाम है? बेत्रवती। दोस्तों, बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन में है। मतलब रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। दोस्तों, बेतवा नदी का अवसान हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है। मतलब बेतवा नदी हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 480 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को। हमने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। आगे दोस्तों जब हम क्षिप्रा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। दोस्तों, बेतवा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, जो बेतवा नदी की सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से बीना, धसान, हलाली और जामनी। कौन कौन सी? बीना, धसान, हलाली और जामनी बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब कुछ शहर हैं दोस्तों जो बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। तो वो शहर हैं, एक तो कुमरा गांव रायसेन हो गया दोस्तों, जहां से बेतवा नदी निकली है। ठीक है, दूसरा दोस्तों विदिशा शहर है, तीसरा सांची और चौथा ओरछा। दोस्तों, सांची जो है रायसेन ज़िले में आता है। ठीक है, और ओरछा किस में आता है दोस्तों? अभी नवनिर्मित ज़िला जो है निवाड़ी, उसकी एक तहसील है ओरछा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों, कुछ प्रमुख परियोजनाएं भी हैं जो बेतवा नदी पर चल रही हैं, तो उनको हम आप देख लेते हैं। दोस्तों, बेतवा नदी पे एक परियोजना चल रही है जिसे हम राजघाट परियोजना के नाम से जानते हैं। ये ललितपुर झांसी के पास स्थित है और इसी का नाम दूसरा दोस्तों माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। क्या है? माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। दोस्तों, अब क्या होता है, जो कुछ परियोजनाएं जो नाम से हैं उनमें कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी परियोजनाएं जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं दोस्तों, ताकि हम कभी आगे इनके बारे में सुने तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, एक साथ पढ़ने से क्या होता है कि हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और उसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रानी अवंतीबाई परियोजना जो है वो बरगी नदी जबलपुर में है। ठीक है, बरगी नदी पे स्थित है और जबलपुर में है। ठीक है, इसके बाद एक परियोजना है दोस्तों जोबट परियोजना। कौन सी? जोबट परियोजना। इसे शहीद चंद्रशेखर परियोजना के नाम से जाना जाता है और हथनी नदी में धार में स्थित है। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे हलाली परियोजना। इसका दूसरा नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, ये सब बेतवा नदी में पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी। और बैनगंगा नदी की परियोजना जो है दोस्तों उसे संजय सरोवर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक और परियोजना है दोस्तों देजला देवड़ा परियोजना। कौन सी? देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना को दोस्तों भीमा नायक परियोजना भी कहते हैं और ये कुंडा नदी में खरगोन के पास है। ठीक है, अब दोस्तों हम अगली नदी देखेंगे। अगली नदी है दोस्तों सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। दोस्तों, सिंध नदी का उद्गम
सिरोंज विदिशा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? विदिशा जिले के सिरोंज नामक तहसील से हुआ है। इसका अवसान दोस्तों इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी है, यानी कि सिंध नदी जो है इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में मिलती है। कहने का मतलब दोस्तों सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, न कि चंबल की। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, और कुछ स्टूडेंट जो है सिंध नदी को चंबल नदी की सहायक नदी समझ लेते हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। सिंध नदी डायरेक्ट इटावा उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिलती है। सिंध नदी की लंबाई दोस्तों 470 किलोमीटर है, 470 किलोमीटर, और ये 2 राज्यों में होकर बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर गिरती है। इसके किनारे कुछ शहर हैं दोस्तों, शिवपुरी और दतिया। जो मुख्य शहर हैं शिवपुरी और दतिया जो हैं सिंध नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों सिंध नदी गुना को 2 बराबर भागों में बांटती है या विभाजित करती है। किसको? गुना जो जिला है उसको सिंध नदी 2 बराबर भागों में बांटती है। सिंध नदी पर सिंध परियोजना चल रही है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले ग्वालियर, दतिया और भिंड हैं। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों सिंध परियोजना से लाभान्वित होने वाले? ग्वालियर, दतिया और भिंड। और ये जो परियोजना है दोस्तों अकेली मध्य प्रदेश की परियोजना है, अर्थात इसमें किसी अन्य राज्य की पार्टनरशिप नहीं है, साझेदारी नहीं है। अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों, केन नदी। ठीक है, केन नदी का उद्गम दोस्तों विंध्याचल पर्वत कटनी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? विंध्याचल पर्वत कटनी। इसके बाद दोस्तों इसका अवसान देखेंगे, बांदा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी। मतलब दोस्तों ये भी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनमें प्रमुख नाम हैं गुरबे, परवा, सोनार, उर्मिल और नरगवा। ये केन नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, केन की सहायक नदियां गुरबे, परवा, सोनार, उर्मिल और नरगवा। दोस्तों केन नदी पर एक जलप्रपात है, पांडो जलप्रपात, पन्ना के निकट। कहाँ? पन्ना के निकट। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? पांडो जलप्रपात। इसमें एक परियोजना चल रही है दोस्तों, इसका नाम है केन परियोजना। केन नदी के नाम पर ही इस पे परियोजना चल रही है, केन परियोजना, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले छतरपुर और पन्ना हैं। यमुना में मिलने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। दोस्तों हम इसे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा छोटी स्क्रीन पे। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश का मैप होता है दोस्तों। तो यमुना में मिलने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है। ठीक है, और ये कौन सा भाग है दोस्तों? पश्चिमी भाग है। तो पश्चिम से पूर्वी की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियां हैं। एक पहली नदी हो गई चंबल। ठीक है, यमुना नदी मान चलो यहाँ से बहती इधर से, तो चंबल नदी इधर जो आती मिलती है। इसके बाद दोस्तों सिंध नदी मिलती है, फिर बेतवा नदी मिलती है, और आखिरी में जाके ये केन नदी मिलती है। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों टॉन्स नदी। क्या नदी? टॉन्स नदी। इसी को तमसा नदी कहते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों तमसा नदी का नाम। ठीक है, बहुत ही पौराणिक धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई नदी है ये। ठीक है दोस्तों, टॉन्स नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी सतना, और सतना में भी स्पेशली मैहर से हुआ है। कहीं कहीं किसी बुक में इसके उद्गम की जानकारी तमसा कुंड जलाशय भी मिलती है, इसलिए शायद इसे तमसा नदी भी कहते हैं। दोस्तों अवसान इसका इलाहाबाद प्रयागराज के पास गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये गंगा नदी में जाकर इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई दोस्तों 320 किलोमीटर है। ठीक है,
और अब्बाह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों इसमें एक जलप्रपात बनता है पूर्वा जलप्रपात, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा सा, ये पूर्वा जलप्रपात है, ठीक है, जो कि रीवा में बनता है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है बीहड़। ठीक है दोस्तों, तो हमने टॉन्स नदी के बारे में पढ़ा, तो बीहड़ जो है टॉन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब अगली नदी है दोस्तों क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का नाम तो आपने सुने ही होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध सिंहस्थ मेला या कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो इसका उद्गम दोस्तों काकरा बरड़ी पहाड़ी इंदौर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? काकरा बरड़ी पहाड़ी इंदौर से। इसका अवसान दोस्तों मंदसौर के पास चंबल में, मतलब चंबल नदी में जाकर ये मिलती है, मतलब चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा है। ठीक है, मंदसौर के पास। इसकी लंबाई दोस्तों 195 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके तट पर स्थित शहर तो आप जानते ही होंगे उज्जैन। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, ये भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, और 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन और ओमकारेश्वर खंडवा हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी दोस्तों मैं आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, क्षिप्रा नदी की 2 सहायक नदियां हैं, इसमें से एक नदी है खान नदी और दूसरी नदी है गंभीर नदी। दोस्तों आजकल सहायक नदियों से व्यापम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से याद करें, है ना। इसके बाद दोस्तों क्षिप्रा नदी पर एक परियोजना चल रही है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, लिंक मतलब नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ने की परियोजना। दोस्तों इस परियोजना का शिलान्यास 2012 में रखा गया था और इसका प्रारंभ 2015 में हुआ, क्योंकि दोस्तों 2016 में उज्जैन में कुंभ का मेला लगना था और गर्मी का टाइम था, तो क्षिप्रा नदी सूख जाती है, तो वहाँ पानी की कमी हो जाती है दोस्तों। परंतु नर्मदा नदी सदाबहार नदी है और वहाँ बरस भर पानी रहता है, इसलिए 49 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर नर्मदा नदी का पानी कहाँ ले जाया गया? क्षिप्रा नदी में ले जाया गया। और दोस्तों जो नर्मदा और क्षिप्रा नदी का जो संगम हुआ वहाँ पर, उसे उज्जैनी कहते हैं। ठीक है, ना कि उज्जैन। ये उज्जैनी एक अलग जगह है दोस्तों, ये इंदौर जिले में आता है। ठीक है, उज्जैन नहीं है ये कि आप सोच लेना कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर उज्जैन वही वाला उज्जैन है, नहीं, ये उज्जैनी अलग से है। अब दोस्तों अगली नदी देखते हैं हम, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? बागली गांव देवास से होता है। कहाँ से होता है? बागली गांव देवास से होता है। और अवसान कहाँ दोस्तों? वही राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। लंबाई 150 किलोमीटर है। तट पर स्थित शहर देख लेते हैं दोस्तों इसके, एक तो जहाँ से निकलती है बागली देवास में, ठीक है, इसके बाद सोनकच्छ सारंगपुर जो कि रायसेन में आता है, ये इसके किनारे पर स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक है, इसके बाद अगली नदी है दोस्तों माही नदी। माही नदी जो का उद्गम है, उसका उद्गम है दोस्तों सरदारपुर धार, मतलब धार जिले के सरदारपुर नामक स्थान से माही नदी निकलती है। इसका अवसान दोस्तों खम्मात की खाड़ी गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? खम्मात की खाड़ी गुजरात में है। दोस्तों खम्मात की खाड़ी गुजरात में एक और नदी गिरती है मध्य प्रदेश की, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। दोस्तों कभी कभी गलती हो जाती है कि स्टूडेंट इसका अपवाह क्षेत्र में सिर्फ 2 राज्यों की सोचते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात की, और राजस्थान को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश में घुसने के बाद राजस्थान, और राजस्थान से फिर गुजरात में जाकर आखिरी में गिरती है। इसकी लंबाई दोस्तों 583 किलोमीटर है। कितनी है? 583 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है दोस्तों उजास। ये व्यापम पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों कि उजास किसकी सहायक नदी है, तो इसका आंसर होता माही नदी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि ये पृथ्वी में जो होता है, इसको बीच में से जो रेखा गुजरती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, और ऊपर क्या गुजरती है? कर्क रेखा, और नीचे जो 23.5 डिग्री घूमती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये नदी है दोस्तों, ये 2 बार काटती है, मतलब इधर से जाके ऐसा और इधर से घूम के इधर से ऐसा आती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, इसके तट पर स्थित शहर दोस्तों 2 हैं, कुक्षी और एक धार, जो स्पेशली धार जो शहर है, मतलब धार जिला का जो धार जो शहर है वो इसके तट पर स्थित है माही नदी के। और इसमें एक माही परियोजना चल रही है दोस्तों इसी की नदी के नाम पर, और इससे लाभान्वित होने वाला जिला धार ही है। अगली नदी है दोस्तों पार्वती नदी।
पार्वती नदी का उद्गम दोस्तों सीहोर जिले से होता है। ठीक है, कुछ नदियों को उद्गम स्रोत दोस्तों स्पेशली नहीं रहते हैं, तो इसमें हम सिर्फ जिला देख लेंगे। ठीक है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण थे हमने लगभग सारी नदियां हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो नदियां छोटी छोटी नदियां हैं दोस्तों, तो इसका आपको उद्गम अवसान होना चाहिए और एक दो विशेषताएं जो मुख्य रूप से है वो पता होना चाहिए। तो इसका उद्गम पार्वती नदी का सीहोर जिला से है दोस्तों, और अवसान कहाँ है, चंबल नदी में है, और इसके किनारे स्थित शहर कौन सा है, आष्टा है। ठीक है, आष्टा शहर है दोस्तों पार्वती नदी के किनारे। दोस्तों अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे हम, तवा नदी। तवा नदी दोस्तों इसका उद्गम पचमढ़ी में महादेव पर्वत होशंगाबाद से होता है। ठीक है, इसके बाद इसका अवसान नर्मदा नदी होशंगाबाद, मतलब तवा नदी भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों 172 किलोमीटर है तवा नदी की, और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी क्या है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके किनारे जो शहर है दोस्तों, आपने पचमढ़ी का नाम तो सुना ही होगा, और तवा नगर, ये दो शहर जो हैं दोस्तों इस नदी के किनारे स्थित हैं, तवा नदी के किनारे। इसमें एक परियोजना चल रही है दोस्तों तवा नदी के नाम पर ही, तवा नदी परियोजना, और इससे लाभान्वित होने वाला जिला होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है दोस्तों तवा नदी पर बनाया गया है होशंगाबाद में, जिसकी लंबाई 1322 मीटर या 1.3 किलोमीटर है। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों बीहड़ नदी। बीहड़ नदी का उद्गम रीवा जिले से हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है, रीवा जिले से, और अवसान कहाँ होता है दोस्तों इसका, टोंस नदी, मतलब ये टोंस की सहायक नदी है। ये नदी इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर बनता है रीवा में, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों रीवा में दो और जलप्रपात हैं। एक जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात जो आंडेर नदी पर रीवा में है, और दूसरा केवटी जलप्रपात जो बिछिया नदी में रीवा में है। दोस्तों जो रीवा शहर है वो बिछिया नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी का उद्गम दोस्तों परसवाड़ा पठार मुंडारा सिवनी से होता है। ठीक है, सिवनी जिले में परसवाड़ा का पठार है, वहाँ एक गांव है मुंडारा, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और अवसान दोस्तों इसका तेलंगाना गोदावरी नदी में होता है। कुछ बुक में दोस्तों अभी भी आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, परंतु पहले क्या है, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे दोस्तों, तब वो जो नदी जहाँ गोदावरी नदी में जाके अपनी वैनगंगा नदी मिलती थी तो आंध्र प्रदेश में आता था, इसलिए पहले आंध्र प्रदेश लिखा हुआ था। लेकिन अभी जब विभाजन हो गया तो उसके बाद ये तेलंगाना में आने लगा है, तो अब आप तेलंगाना कर लीजिएगा, तो गोदावरी नदी मिलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों, कन्हान, पेंच और बामनथड़ी। कन्हान, पेंच और बामनथड़ी इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एक और सहायक नदी है दोस्तों इसकी वर्धा नदी। ठीक है, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी बैनगंगा है। ये दोस्तों पॉइंट बार बार बताता हूँ, आप इन पॉइंटों को हल्के में न लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, बल्कि जो एवरेज और एक यूनिक विशेषता जो रहती है किसी नदी की, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वर्धा नदी और बैनगंगा नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्धा नदी और बैनगंगा नदी के संगम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में 4 दे देता है और उसमें से एक प्राणहिता होता है, तो उसको आपका याद रखना है कि वर्धा नदी और बैनगंगा नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक परियोजना चल रही है, उसका नाम है अपर बैनगंगा परियोजना या संजय सरोवर परियोजना जिसे हम कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, और इससे लाभान्वित होने वाले जिले बालाघाट और सिवनी हैं। ठीक है, इसमें एक परियोजना और चल रही है दोस्तों बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और परियोजना है पेंच नदी परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, और इससे लाभान्वित होने वाले जिले सिवनी और छिंदवाड़ा हैं। इसमें छिंदवाड़ा को ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दो नदियां आएंगी, एक कुन्ना नदी और दूसरी कुंद नदी। तो मैंने ये दोनों नदियों को ऊपर नीचे लिया है, तो आप पहले कुन्ना नदी देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, सो मैंने इनको एक साथ लिया है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। कुन्ना नदी दोस्तों इसका उद्गम खरगोन से हुआ है। ठीक है, और ये नर्मदा की सहायक नदी है, मतलब इसका अवसान नर्मदा में है। ठीक है, इसमें एक परियोजना चल रही है दोस्तों देजला देवड़ा परियोजना, कुन्ना नदी पर खरगोन में है, जिसे भीमा नायक परियोजना कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों कि देजला देवड़ा परियोजना किस नदी पर है, कौन से जिले में स्थित है, तो आप इस शहर और नदी को विशेष रूप से याद करके रखें। और एक और अगली परियोजना है दोस्तों कुंद नदी, इसका उद्गम गुना जिले से हुआ है, और अवसान ये सिंध नदी की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, है ना, ये सिंध नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों एक नदी और है मान नदी, ये जिला धार जिले में बहती है और इसमें मान परियोजना चल रही है। अब छोटी छोटी नदियाँ दोस्तों, सिर्फ आप उसमें जो इसकी कुछ विशेषताएं हैं या कुछ जो जिस जिले में बहती हैं वो बस याद कर लें। इसके बाद एक और नदी है दोस्तों हथनी नदी, ये भी धार में बहती है और इसमें जुबट परियोजना चल रही है दोस्तों। इसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी कोई विशेषताएं मैंने अभी तक तो नहीं सुना है, तो जितनी बुक में मुझे मिली अवेलेबल हुई मैंने उनको यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है। अगली दोस्तों बरगी नदी है, इसका उद्गम जबलपुर से हुआ है बरगी नदी का, और अवसान नर्मदा नदी में हुआ है, मतलब ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसमें एक परियोजना चल रही दोस्तों बरगी परियोजना, जिसे रानी बंसीबाई परियोजना कहते हैं, ठीक है। सक्कर नदी अमरबाड़ा पठार छिंदवाड़ा से निकलती है और ये भी नर्मदा की सहायक नदी है। गार नदी लखनऊ सिवनी से निकलती है और नर्मदा की सहायक नदी है। अब दोस्तों कुछ ज़्यादा समझाने लायक चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ पॉइंट हैं, तो आप उनको देख लीजिए एक बार। थावर नदी मंडला से निकलती है और नर्मदा की सहायक नदी है और इस पर भी थावर परियोजना चल रही है, जिससे मंडला जिला लाभान्वित होता है। तो याद रखना दोस्तों, थावर नदी मंडला जिले में है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। दोस्तों एक योजना है, एक परियोजना और है, चोरल नदी से निकलती है। ये चोरल नदी इंदौर में बहती है और यहीं से निकलती भी है और नर्मदा की सहायक नदी है ये चोरल नदी, और इसमें एक परियोजना चल रही है उसी के नाम पर, चोरल नदी परियोजना। और इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि ये मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। अंतरघाटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये पहले से क्या हुआ, ऐसे एक सक्रिय भाग में बहती थी और मतलब घाटी में बहती थी और यहाँ पर बीच में पानी रोक दिया गया और इसको बना दिया गया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, तो ये मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, ये इसकी एक विशेषता है, इसे आप याद रखिएगा। वारणा नदी का उद्गम रायसेन से होता है दोस्तों, एक नदी है वारणा नदी, उसका उद्गम रायसेन से होता है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है और इस पर वारणा परियोजना चल रही है उसी के नाम पर। और इससे लाभान्वित होने वाले जिले विदिशा और रायसेन है। कभी कभी पूछ लेता है कि वारणा परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन सा है या कौन सा नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। कोलार नदी का उद्गम सीहोर से होता है और यह नर्मदा की सहायक नदी है। इस पर कोलार परियोजना चल रही है, जिससे लाभान्वित होने वाला जिला सीहोर और भोपाल है। आप कभी दोस्तों भोपाल गए होंगे तो आपने देखा होगा बीच में रास्ते में पड़ता है कोलार डैम, तो उसी कोलार डैम जो है वो इसी कोलार नदी पर बना हुआ है और इससे लाभान्वित होने वाले जिले सीहोर और भोपाल हैं। दोस्तों एक सुक्ता नदी जो है खंडवा में बहती है, इस पर सुक्ता परियोजना चल रही है, जिससे लाभान्वित होने वाला जिला खंडवा है, ठीक है। क्या है? खंडवा है। इसके बाद दोस्तों हालोन नदी है, हालोन नदी मंडला में बहती है और इस पर हालोन परियोजना चल रही है और इससे लाभान्वित होने वाला जिला क्या है? मंडला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक गोई नदी पर लोअर गोई परियोजना चल रही है, जिससे लाभान्वित होने वाला जिला है बड़वानी है। और एक और परियोजना दोस्तों उर्मिल नदी पर श्रीपुर बैराज परियोजना चल रही है और इससे लाभान्वित होने वाला जिला छतरपुर है, ठीक है। यदि स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों तो आप इसे ऐसा ही नोट कर लीजिए। गोई नदी पर लोअर गोई परियोजना चल रही है और इससे लाभान्वित होने वाला जिला बड़वानी है और उर्मिल नदी पर श्रीपुर बैराज परियोजना चल रही है, जिससे लाभान्वित होने वाला जिला छतरपुर है। तो दोस्तों आज हमने नदियों वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर दिए हैं। अब हम इसके बाद का जो टॉपिक लाएंगे वो हम लाएंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में MCQ। और दोस्तों आप देखना वो MCQ जो आएंगे आप उनको जब सॉल्व करेंगे, तो यदि आपने तीनों वीडियो मैंने मध्य प्रदेश की नदियों वाले अच्छे से देखा है तो आप जब उनको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। उसमें अच्छे टॉप क्वालिटी के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, परंतु जितना पढ़ाया गया है उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और आप उसे लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और अपने अपने जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उसको क्रैक कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।